नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इस कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कुछ स्कीम्स या लॉ लेके आती रहती हैं। इसी श्रृंखला में एक लॉ है MSMED एक्ट 2006, जिसका एक सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद सेक्शन 43B सब क्लॉज H। तो सबसे पहले सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट 2006 के बारे में बात करते हैं, जो एक सिंपल सी बात कहता है कि किसी भी MSME को जो पेमेंट हमें करनी है, किसी भी पार्टी को, किसी भी बायर को, वो 15 दिन के अंदर करनी है या मैक्सिमम 45 दिन में करी जा सकती है। 45 दिन में करने का लॉजिक ये है कि अगर उस पार्टी के साथ आपका कोई रिटन एग्रीमेंट है तो आप उस एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट करेंगे, बट वो एग्रीमेंट की जो क्लॉज है वो 45 डेज से ऊपर नहीं हो सकती। और अगर आपका कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम पीरियड जो आपको पेमेंट करनी है वो गुड्स रिसीव करने या सर्विसेज रिसीव करने के विद इन 15 डेज आपको वो पेमेंट करनी है। अब सपोज कोई वो पेमेंट नहीं करता तो उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो उसके अंदर एक MSME एक्ट में एक सेक्शन है जो ये बोलता है कि इन केस वो आपने पेमेंट नहीं करी टाइम से 15 दिन या 45 दिन के अंदर, तो आपको RBI नोटिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट के 3 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो पेमेंट करनी है विद मंथली कंपाउंडिंग। प्लस एक सेक्शन और है, सेक्शन 23 है वो MSME एक्ट का, वो बोलता है कि जो भी आप ये पीनल इंटरेस्ट पे करेंगे उसको इनकम टैक्स में एज ए डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। तो सेक्शन 37 में जो एक एंसिलरी या रेजिडुअरी आपको डिडक्शन मिलती है किसी भी तरह के खर्चे की, तो वहां पे भी आप ये जो इंटरेस्ट पे करेंगे पीनल इंटरेस्ट, उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। नाउ देयर इज सेक्शन 43B subclause H which has been made applicable from 1st April 2023. So this is applicable for assessment year 2024-25. अब ये क्लॉज क्या कहती है? बेसिकली सेक्शन 43B जो है वो बोलता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो आपको सिर्फ एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे ही डिडक्शन मिलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड जिसमें आपने वो एक्सपेंस इनकर किया। तो ये सिंपल बोलता है कि अगर सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट की गाइडलाइंस या टाइमलाइन को आपने फॉलो नहीं किया किसी भी MSME को पेमेंट करते हुए, तो उस केस में आपको जो डिडक्शन मिलनी है उस खर्चे की ऑन अकाउंट ऑफ परचेज और ऑन अकाउंट ऑफ सर्विसेज, वो डिडक्शन आपको उस साल नहीं मिलेगी बल्कि उस साल में मिलेगी जिस साल में आप वो पेमेंट करेंगे। और जो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो इंटरेस्ट आप पेमेंट करोगे एक्स्ट्रा, उस इंटरेस्ट की तो कोई डिडक्शन आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वो पीनल नेचर है उस इंटरेस्ट का, तो उसकी कोई डिडक्शन आपको वो नहीं मिलेगी। तो एक तो वो लॉस हो गया आपका। दूसरा ये लॉस हो गया कि अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं करी तो उस साल में आपको डिडक्शन ही नहीं मिलेगी खर्चे का, विच कुड बी अ वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर यू। ओके, अब ये जो है कौन कौन सी पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल है? क्या किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, या वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन MSME एक्ट में रजिस्टर होने चाहिए तो ही एप्लीकेबल होगा? तो इसका आंसर ये है कि MSME जो एक्ट है वो कवर करता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उस पे तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, जो MSME एक्ट है वो तो एप्लीकेबल है ही, पेमेंट तो उसके हिसाब से हमें करनी है विद इन दैट टाइमलाइन। बट इनकम टैक्स में जो डिडक्शन हमें डिसअलाउ हो रही है फॉर नॉन पेमेंट, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पेमेंट्स व्हिच शुड हैव बीन मेड टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन जो अराइज होता है, क्या बायर और सेलर दोनों को ही रजिस्टर होना चाहिए MSME एक्ट के अंदर? तो उसका आंसर ये है कि सिर्फ सेलर या सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज को ही MSME एक्ट से कवर होने की जरूरत है। बायर अगर इस एक्ट से कवर नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। द पीनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस सेक्शन और दिस लॉ विल स्टिल बी एप्लीकेबल। अब एक बात ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होती हैं एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होती है। तो इसमें दो क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे ये चीज इवेल्युएट होती है। वन इज प्लांट एंड मशीनरी क्राइटेरिया एंड सेकंड वन इज टर्नओवर क्राइटेरिया। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस वो हैं जिनका टर्नओवर, जिनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 5 करोड़। ओके, एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या है? जिनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ एंड देयर टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 50 करोड़। तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं। अगर आपकी कोई भी कंडीशन मीट आउट नहीं हो रही तो आप उस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। तो माइक्रो वाला बाहर होगा तो वो स्मॉल में जाएगा, अगर स्मॉल से भी बाहर होता है तो फिर वो मीडियम में जाएगा। तो सेक्शन 43B सब क्लॉज एक्ट will not be attracted at that amount of time. From the perspective of buyer, अगर ये चीज सोचा जाए कि इस प्रोविजन से कैसे डील करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो भी सप्लायर्स हैं वो MSME में रजिस्टर हैं कि नहीं है। अब ये पता करने की लाइबिलिटी किसके ऊपर है
ये बेसिकली आपको इंक्वायर करना है अपने सप्लायर से कि वो एमएसएमई में रजिस्टर है कि नहीं है। हो सकता है कि वो अपने इनवॉइसेस पे या किसी तरह की कम्युनिकेशन पे आपको ऑलरेडी लिख के दे रहे हो कि हम एमएसएमई में रजिस्टर हैं, तो उस केस में आप डिनाई नहीं कर सकते उनको किसी भी तरह का रिलीफ, तो उनको आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी टाइम से या पिनल इंटरेस्ट उनको देना ही पड़ेगा। बट अगर स्टिल उनकी तरफ से कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं है तो एज ए बायर, एज ए प्रीएम्प्टिव मेजर आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए कि आप एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर हैं, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर्स बताइए। अगर उनका कोई जवाब आ जाता है विद इन अ रीजनेबल टाइम तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनका जवाब नहीं आता तो यू गिव अ डिस्क्लेमर कि आपका अगर जवाब नहीं आता मे बी विद इन अ वीक और 10 डेज और 15 डेज, तो वी विल एज्यूम दैट यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई एक्ट। तो उस केस में आपने अपने एंड पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फुलफिल कर ली, और कोई भी डिडक्शन या डिसअलाउंस कल को अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपको बोलती है कि करना है या वो बायर आपसे वो पेमेंट मांगता है विद पिनल इंटरेस्ट, तो आपके पास एक रीजनेबल सेफगार्ड है ये बोलने का कि मुझे आपने कम्युनिकेट नहीं किया था डिस्पाइट मी हैविंग आस्क्ड यू कि आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि ये एक पिनल प्रोविजन है जिससे बचने के लिए आपको अपने सप्लायर को पेमेंट तो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप माइक्रो या स्मॉल की डेफिनेशन में आते हैं तो आपको इस प्रोविजन का बेनिफिट भी उठाना है। तो वो बेनिफिट कैसे उठाएंगे कि आप अपने आप को एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर कराएंगे, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आप ऑनलाइन थोड़ा सा भी अगर टेक सेवी हैं तो आप ऑनलाइन जाके खुद से अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प लेके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं किसी डिपार्टमेंट नहीं जाना, आपके घर बैठे बैठे रजिस्ट्रेशन या अपने ऑफिस में बैठे बैठे रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो सकती हैं। तो जब आप अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे और आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद फर्स्ट काम ये करना है कि अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उन सबको कम्युनिकेट करना है कि ये मेरी रजिस्ट्रेशन है और मैं एमएसएमई एक्ट में गवर्नड होता हूं, और मेरी जो भी पेमेंट है या तो 15 डेज में करनी है आपको या मैक्सिमम 45 डेज में करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो एमएसएमई एक्ट के हिसाब से ये पिनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं और इतना आपको मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पिनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद डिलेड पेमेंट। तो उससे भी आप अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और यस, जो आपके साथ डील कर रहा है वो एमएसएमई एक्ट में कवर्ड है तो उसका भी इंटरेस्ट आपको प्रोटेक्ट करना है बाय फॉलोइंग द एमएसएमई एक्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये यूजफुल लगा होगा वीडियो। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो इन कमेंट बिलो, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर टू योर क्वेरीज। थैंक यू।